हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राव एंड जॉनसन का एक्सपेरिमेंट, जो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया था इन्होंने कि जो सेल साइकिल की अलग अलग फेजेस होती हैं, G1, S, G2 और M फेज, उनमें दो सेल जो अलग अलग सेल साइकिल की फेज में हैं, उनको क्या किया, फ्यूज़ किया। और उसके बाद में फेट देखा उनका कि क्या G1 का फेट S की तरह हो जाएगा या S का G2 की तरह हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि CSIR के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि दो सेल हैं, एक S फेज में एक G2 फेज में, जब दोनों को फ्यूज़ किया गया तो बताओ जो सेल का फेट है S वाले का G2 वाले का क्या होगा। ठीक है, तो आज का बेसिक हमें यही पूरे इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। In 1917, a series of cell fusion experiments carried out by Potu Rao and Robert Johnson of the University of Colorado helped open the door of understanding how the cell cycle is regulated. 1917 में क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे, पोटू राव एंड रॉबर्ट जॉनसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के थे। इन्होंने सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किए, जिसके द्वारा इन्होंने सेल साइकिल कैसे रेगुलेट होती है इसको समझाया। Rao and Johnson wanted to know whether the cytoplasm of cell containing regulatory factor that affect cell cycle activity. जो राव एंड जॉनसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जानना चाहते थे कि जैसे मान लो ये कोई सेल है हमारी, ये दूसरी सेल है, ये दोनों के साइटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। सेल के जो अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। इस साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स के फेट को डिसाइड करते हैं। ये इनको जानना था कि वो मटेरियल क्या चीज़ हो सकती है। दे अप्रोचेस दी क्वेश्चन बाय फ्यूजन मेमिनियल्स एंड दैट वर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, सेल्स को लिया। जैसे मान लो एक सेल ली इन्होंने, ये वाली सेल है S फेज में है और दूसरी जो है वो G2 फेज में है। इनको फ्यूज कराया और उसके बाद में जो आउटकम आए उसको देखा। तो हमें सेल साइकिल एक्सपेरिमेंट समझने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि सेल साइकिल क्या है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल में जब डिवाइड होना है इसको, यानी कि इसका डुप्लीकेशन होना है, तो एक सेल से दो सेल जब बनेगी तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि सेल साइकिल कैसे रन होती है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल स्टेज में सेल होती है, जैसे मान लो ये सेल जो है ये नॉर्मल स्टेज में, इसमें अभी कोई भी डिवीजन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो उस सेल स्टेज को हम लोग नाम देते हैं क्या, G0। तो सबसे पहले देखिए सेल जो है वो G0 में है। G0 से सेल जो है वो जाती है G1 में। G1 में हमारा CD के साइक्लिन जो है ये रेगुलेट करते हैं CD के 4, 6 और साइक्लिन D1। सेल साइकिल कैसे रन होती है, इसका क्या रोल है, इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे सेल साइकिल रन हो रही है। तो G1 में हमारा CD के 4, 6 साइक्लिन D1 और D2 वर्क करते हैं। ठीक है, जो हमारा G1 के बाद में हमारी अगली फेज आती है उसका नाम है S फेज। तो G1 से S का जो ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कि बीच का फेज है या लेट G1 बोलें, तो वहां पर हमारा CD के 2 साइक्लिन E वर्क करता है। S फेज में हमारा CD के 2 साइक्लिन A वर्क करता है। S के बाद हमारी जो अगली फेज है उसका नाम है G2। G2 में हमारा CD के 1 साइक्लिन A वर्क करता है। G2 के बाद जो हमारा अगली फेज है सेल साइकिल की, वो है हमारी M फेज। M फेज को हम लोग फर्दर 4 फेज में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। M फेज में हमारा CD के 1 और साइक्लिन B वर्क करता है, इसे हम लोग MPF भी बोलते हैं, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। तो ये हमारी सेल साइकिल की स्टेजेस हैं। इसमें G0, G1, S और G2 और M फेज, ये 4 आते हैं। तो G1, S और G2 इन्हें हम इंटरफेज नाम देते हैं, और M फेज में हमारा प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज, ये स्टेजेस आती हैं। इसके बाद हमारी सेल, यहाँ के बाद में एक स्टेज और है जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें सेल के साइटोप्लाज्म को डबल किया जाता है और एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। तो ये हमारा पूरा सेल साइकिल का प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वन एक्सपेरिमेंट दे फ्यूज्ड माइटोसिस सेल विद सेल इन अदर स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। इन्होंने क्या किया कि सेल लिया जो माइटोसिस सेल में थी, उसको क्या किया कि फ्यूज किया जो सेल साइकिल की दूसरी स्टेज के साथ में सेल है उसके साथ में। द माइटोटिक सेल ऑलवेज इंड्यूस कॉम्पैक्शन ऑफ द मेमेलियन क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस और नॉन माइटोटिक सेल। तो क्या होगा कि देखो, एक सेल जो है जो नॉन माइटोटिक है, नॉन माइटोटिक इसको हम ये समझे, माइटोटिक मतलब M फेज की बात हो रही है। तो एक सेल हमारी M फेज में है, दूसरी जो है वो नॉन माइटोटिक है, यानी कि वो
G1s G2 किसी भी फेज में हो सकती है। किस में हो सकती है? G1s या G2 किसी भी फेज में हो सकती है। ये हमारी माइटोटिक है और ये हमारी नॉन माइटोटिक है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 14.3 फिगर दिया गया है, तो ये सारी फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 डायग्राम है, इसको कैसे है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो सेल फ्यूजन किया गया है वो एक एम में हो सकती है या फिर वो हमारी G1s या G2 फेज में हो सकती है। इफ ए G1 फेज एंड एन एम फेज सेल वर फ्यूज्ड। अब इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्या किया, एक G1 फेज है और दूसरी सेल जो है वो हमारी किस फेज में है? एम फेज में है। दोनों को क्या किया? फ्यूज कराया। द chromatin of G1 phase nucleus underwent premature chromosomal compaction to form a set of elongated compact chromosome। तो जैसे हमें पता है कि जब G1 से M फेज की तरफ जाते हैं तो क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है, तो उसमें कोहेसिन कंडेंसन ये सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होगा, जब G1 फेज को M फेज के साथ में फ्यूज करा दिया जाएगा तो G1 तो अभी प्रीमेच्योर है ना, अभी इसके बाद S आना था, G2 आना था, तो ये G1 फेज जो है वो प्रीमेच्योर कंडीशन में ही क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन में चला जाएगा और इसका क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर फिगर 4.3a की बात हो रही है, तो ये आप देख रहे हैं। तो ये जो है हमारा G1 है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक है और ये हमारा माइटोटिक फेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम जो है वो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये कॉम्पैक्ट हो चुके हैं। तो जब G1 और M फेज को फ्यूज कराया जाएगा तो जो G1 फेज है वो M फेज में कन्वर्ट हो जाएगी और जिससे क्या होगा, क्रोमोसोम जो है प्रीमेच्योर कंडीशन में ही क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे G1 फेज में, G1 फेज के M फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप और डायग्राम में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर G1 है, इसमें नहीं दिया गया है, दूसरे इमेज में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये G1 है और ये हमारा M फेज है। तो G1 और M को फ्यूज कराया तो ये जो है ये M फेज में डिवाइड हो गया। M फेज न्यूक्लियस स्टे इन M फेज, अदर न्यूक्लियस एंटर इन माइटोसिस। तो यानी कि G1 वाला हमारा किस में चला गया? M फेज में चला गया। वापस आते हैं, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि अगर हम G1 और M को फ्यूज कराएंगे तो हमारी सेल जो है वो किस में चली जाएगी? M फेज में चली जाएगी। ठीक है, 3 ही पॉइंट हमें इसमें याद रखने हैं मेनली। दूसरा पॉइंट है इफ ए G2 फेज एंड M फेज सेल वर फ्यूज्ड। देखो ये हमारी G2 फेज है और ये है हमारी M फेज, इन दोनों को हमने क्या किया? फ्यूज किया। G2 क्रोमोसोम आल्सो अंडरवेंट प्रीमेच्योर क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन। देखो G2 के बाद हमारी आनी थी M फेज, तो अभी लेकिन ये प्रीमेच्योर कॉम्पैक्शन में ही जाएगी क्योंकि अभी M फेज से पहले प्रोफेज और ये सब आता है ना, तो वहाँ पे तैयारी होनी थी, वो सब तैयारी तो हो नहीं पाएगी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? प्रीमेच्योर कॉम्पैक्शन हो जाएगा और G2 वाली सेल जो है वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी? M फेज में चली जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिगर नंबर C में ये है हमारा माइटोटिक क्रोमोसोम और ये हमारा G2 क्रोमोसोम। देखो सबसे पहले हमारा आता है G1 फेज, फिर S आती है और ये आती है G2 फेज। S मतलब सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो उसका नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्रोमोसोम जो है ये G2 के क्रोमोसोम है और यहाँ पर देखिए G1 के क्रोमोसोम है। G1 के क्रोमोसोम आप देख रहे होंगे तो लाइट स्टेनिंग लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप क्रोमोसोम देख रहे हैं तो ये मोटे मोटे हैं और डार्क स्टेनिंग लिए हैं। इससे पता चलता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो G2 से पहले जो S फेज थी वहाँ पर डबल हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब G2 को M के साथ में फ्यूज किया जाएगा तो जो सेल है वो मूव कर जाएगी कहाँ पर? M फेज में। But unlike those of G1 nucleus, the compact G2 chromosome were visually double। जैसा हमने G1 में देखा था कि वहां पर क्रोमोसोम जो है डबल नहीं हुआ है, यहाँ लाइट दिख रहा था, इसमें देखिए लाइट दिख रहा है। लेकिन जब हम G2 को M के साथ फ्यूज कराएंगे तो यहाँ पर जो G2 का क्रोमोसोम जो है वो थोड़ा डबल दिखेगा, मोटाई में डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल हो चुका है इन S फेज। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया, विजुअली डबल, रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट दैट रिप्लिकेशन हैड ऑलरेडी अकर। ये दर्शा रहा है कि रिप्लिकेशन जो है वो पहले ही हो चुका है। थर्ड कंडीशन देखिए, इफ ए माइटोटिक सेल वाज फ्यूज्ड विद एन एस फेज सेल, यानी कि एम फेज को हमने फ्यूज करा दिया किसके साथ में? एस फेज के साथ में। द एस फेज क्रोमेटिन आल्सो बिकम कॉम्पैक्ट। जो एस फेज का क्रोमेटिन है, यानी इसको ऐसे समझो, पहले एस फेज आएगी फिर उसके बाद कौन सी आएगी? एस के बाद G2 आएगी फिर M आएगी, लेकिन G2 को स्किप करके S को फ्यूज करा दिया है किसके साथ में? M के साथ में। तो इसमें भी क्या होगा कि S फेज का जो क्रोमोसोम है वो भी कॉम्पैक्शन में जाएगा लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे।
हाउएवर रिप्लिकेटिंग डीएनए इज स्पेशली सेंसिटिव टू डैमेज। अब देखो ये जो रिप्लिकेटिंग डीएनए जो एस फेज में है वो डैमेज से सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि जब हमें पता है, जैसे हमने डीएनए रिप्लिकेशन जो सीरीज चल रही है वहां पर देखा हुआ है कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन किया जाता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हाईली सेंसिटिव होते हैं न्यूक्लियजेस से। एंडोन्यूक्लियजेस जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हाईली सेंसिटिव होते हैं किससे, डैमेज से। सो दैट कॉम्पैक्शन इन एस फेज न्यूक्लियस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पुल्वराइज्ड क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट रेदर देन इंटैक्ट कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पुल्वराइज्ड मतलब जो है इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, या फिर हम बोलें कि चूरन बना दिया। ठीक है, इसको ये समझो कि इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम एस फेज को फ्यूज करा देंगे एम फेज के साथ में, तो जो हमारा एस फेज का जो क्रोमोसोम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे इस वाली इमेज में आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपको जो क्रोमोसोम दिख रहे होंगे ये पुल्वराइज्ड क्रोमोसोम फ्रेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल जो क्रोमोसोम होना चाहिए था वो प्रोन है एस फेज में डीएनए डिग्रेडेशन से, तो इसलिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ये तीनों इमेज का मतलब आपको क्या है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने 3 पॉइंट मेजर डिस्कस किए, इसके बाद में 1-2 पॉइंट और हैं उनको भी हम जरा देखते हैं। ये इमेज हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ ए माइटोटिक सेल कंटेन डिफ्यूजिबल फैक्टर दैट कुड इंड्यूस माइटोसिस इन नॉन माइटोटिक। इससे देखो जो आपने ये पीछे एक्सपेरिमेंट देखा, इससे पता क्या चलता है हमको। तो अगर हम क्या करें, ये हमारी माइटोटिक फेज है यानी कि एम फेज है, इसको हम फ्यूज कराएं ऐसी सेल के साथ में जो इंटरफेज में हो। तो हम लोग सेल डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारी इंटरफेज होती है, इंटरफेज में हमारा G1 S और G2 आएगा, दूसरी हमारी एम फेज होती है। तो अगर कहें इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन माइटोटिक। अगर हम एम फेज को फ्यूज करा दें नॉन माइटोटिक फेज के साथ में, तो उसमें क्या होता है कि जो ये हमारे नॉन माइटोटिक वाले हैं मूव कर जाएंगे कहाँ पर, एम फेज में। तो वो इस फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया है। दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट द transition from G2 to M was under positive control, that is transition was induced by the presence of some stimulatory factor। जो G2 वाले होते हैं वो कुछ पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर होते हैं G2 के वाले, और ये कुछ स्टिमुलेटरी एजेंट भी होते हैं। अब देखो ये जो G1S G2 जो M में जा रही है, इसका क्या रीजन है। तो जो सेल एम फेज में है उसके साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या डिफ्यूजिबल फैक्टर प्रेजेंट है तो G1S और G2 फेज को इंड्यूस करते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ करके कहाँ चली जाए, एम फेज में चली जाए। ठीक है, यानी कि एम फेज के जो फैक्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उनने G1S और G2 सेल साइकिल के जो फेज में सेल्स थे उनको बहका दिया कि आप कहाँ आ जाइए, एम फेज में आ जाइए। तो ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको और सिंपल करके इस इमेज में समझ लेते हैं। देखो सीधा सीधा समझो। तो सबसे पहले हमारी G आती है, फिर हमारी आती है कौन सी, एस फेज। अगर हम G1 को फ्यूज कराएंगे किसके साथ में, S के साथ में, तो हमारी जो G1 वाली सेल साइकिल थी वो हमारी शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर, S की तरफ। तो दोनों में आप देखिए कलर एक जैसा हो गया, जैसा कि कहाँ पर था, S में था। कंक्लूजन क्या निकला, S फेज न्यूक्लियस रिलीज समथिंग दैट ड्राइव G1 न्यूक्लियस टू S फेज। इससे कंक्लूजन ये निकला कि एस फेज के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो G1 को कहेंगे कि आप कहाँ पर आ जाइए, एस फेज में। तो आपसे एक्सपेरिमेंट ऐसे पूछा जाता है कि G1 को फ्यूज करा दिया एस के साथ में, तो बताओ रिजल्ट क्या होगा। तो एस वाली सेल साइकिल भी किसमें शिफ्ट हो जाएगी, सॉरी G1 वाली साइकिल भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एस में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वहीं दूसरी कंडीशन में आपसे बोलेगा कि अगर एस को फ्यूज कराया गया है G2 के साथ में, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों का कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि G2 जो है वो S की तरह नहीं हुई, ना ही S जो है वो G2 की तरह हुई। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो G2 न्यूक्लियस इज रेजिस्टेंट टू S फेज प्रमोटिंग फैक्टर, यानी कि जो G2 का जो न्यूक्लियस है वो हमारा S फेज के जो प्रमोटिंग फैक्टर है उससे रेजिस्टेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ शिफ्ट नहीं हुए। क्योंकि G2 जो है वो ब्रह्मचारी टाइप का है, समझ लीजिए, उससे उसने कहा कि आप कुछ भी करिए हम आपके बहकावे में नहीं आएंगे। तो G2 जो है वो रेजिस्टेंट है, तो इसलिए इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब G2 क्या करेगा, वेट करेगा एस फेज वाले न्यूक्लियस का कि आप कब आ जाइए, G2 में आ जाइए, फिर ये दोनों जो है वो सेल साइकिल में आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए G1 और G2 को फ्यूज कराया, तो G2 जो है वो हमारा रेजिस्टेंट है, तो उस पर तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, वही चीज यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, तो G1 जो है G2 पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, एंड G1 एंड G2 डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो वही कंडीशन फिर रहेगी, G1 वाला जब
G2 फेज में आ जाएगा तो फिर ये आगे मूव कर जाएंगे। लास्ट कंडीशन है हमारी इंटरफेज, यानी कि इसमें तीनों चीजें हैं, G1 भी है, S भी है और G2 भी है। हम इस कंडीशन को अगर हम फ्यूज कराते हैं M फेज के साथ में, तो M फेज में हाईली स्टिमुलेटिंग, इसके M फेज के साइटोप्लाज्म में हाईली स्टिमुलेटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, जो इन तीनों सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट करा देते हैं M फेज में। आप देखिए दोनों सेल के न्यूक्लियस जो है वो M फेज के न्यूक्लियस की तरह दिखाई दे रहे हैं। बाकी G1 को जब S से फ्यूज कराएंगे तो G1 जो है वो S में कन्वर्ट हो जाएगी, जब S को G2 से कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि G2 रेजिस्टेंट है, वहीं G2 को G1 के साथ में कराएंगे तो G2 रेजिस्टेंट है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम M को G1S G2 के साथ कराते हैं तो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किस में, M फेज में। कंक्लूजन क्या निकल रहा है इसका कि माइटोटिक न्यूक्लियाई रिलीज माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर, जो माइटोटिक न्यूक्लियाई है ये वाला, ये जो है माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है जो अफेक्ट करता है इंटरफेज न्यूक्लियाई को, यानी कि G1S G2 फेज की न्यूक्लियाई को जो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो आशा करता हूँ कि इतनी चीज आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो CSIR के पुराने एग्जाम्स में हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वाज मेड व्हेन ए मैमेलियन सेल इन वन फेज ऑफ सेल साइकिल। जो मैमेलियन सेल है वो सेल साइकिल के एक फेज में, फेज नहीं बताया कि कौन से में है, वाज फ्यूज्ड विद ए सेल इन अनदर फेज ऑफ सेल साइकिल। कहा गया कि वो दूसरी सेल जो है वो दूसरी फेज में उसके साथ में क्या हुआ, फ्यूज हुआ। इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि कौन सी फेज में सेल्स हैं। अब उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट बना दिए गए और हमसे बोला गया है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अभी हम जो इससे थ्योरी में देखे तो उस हिसाब से हम इनको क्लियर करेंगे कि कौन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है फ्यूजन ऑफ ए G1 फेज विद S फेज। G1 वाले को क्या किया गया है, फ्यूज कर दिया गया है S के साथ में। द G1 न्यूक्लियस टू एंटर S फेज, कह रहा है कि जो G1 न्यूक्लियस है वो S फेज में एंटर कर जाएगा। तो ये बात सही है, G1 वाला चला जाता है S फेज में क्योंकि S ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू G1। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आप ऑप्शन देखिए फर्स्ट कहाँ कहाँ पर है, तो हमारा पहले वाले में फर्स्ट है, सेकंड वाले में फर्स्ट है और थर्ड वाले में फर्स्ट है। इसमें हमारा नहीं है तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, गलत जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अपॉन फ्यूजन ऑफ ए G2 सेल विद एन S फेज सेल। G2 वाले को किसके साथ में फ्यूज किया गया, S के साथ में। G2 सेल डज नॉट एंटर S फेज, कह रहा है जो G2 वाली है वो S फेज में एंटर नहीं हुई। तो ये पॉइंट हमारा सही है क्योंकि G2 जो था वो हमारा कैसा था, रेजिस्टेंस था। आप इस वाली इमेज में देख पा रहे हैं G2 को जब S के साथ फ्यूज कराया गया तो G2 अलग रहा और S अलग रहा, तो S वाला G2 में शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये पॉइंट हमारा सेकंड वाला भी क्या है, करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका सही है। अब देखिए आप जिस चीज में आपको बी मिल रहा है वो आपका सही चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, इसमें भी नहीं है तो आपने इसको भी क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से आपने दो ऑप्शन जो है वो क्लियर कर दिए। ये इस मेथड को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो नॉलेज है आपके पास उसको आप अप्लाई करके जो गलत ऑप्शन है उनको हटाना है, जो बचेगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, अपॉन फ्यूजन ऑफ ए G1 सेल विद G2 सेल G1 न्यूक्लियस एंटर G2 फेज। कह रहा है कि G1 को अगर हम फ्यूज करा दें G2 के साथ में तो G1 वाला जो न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा G2 में। तो आप जरा इमेज में देखिए क्या हो रहा था कि G1 वाले को G2 के साथ में फ्यूज कराया था तो ये एंटर नहीं हो रहे थे, दोनों अलग अलग ही थे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, अपॉन फ्यूजन ऑफ G1 सेल विद G2 सेल G1 न्यूक्लियस एंटर इन G2। तो कह रहा है कि ये G2 में एंटर कर जाएगा, तो एंटर नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत है। अब देखिए हमें जैसे पता चल गया कि हमारा सी ऑप्शन गलत है, तो आप देखिए सी किस में नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने दो बी और सी तो पहले एलिमिनेट कर दिए थे, अब बचा था ए और डी। तो ए में देखिए सी ऑप्शन है, अब हमसे पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ए में सी है, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा वो होगा लास्ट वाला, यानी कि फोर्थ। अब फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है फ्यूजन ऑफ एन S फेज सेल विद M फेज। S फेज को हमने फ्यूज किया है M फेज के साथ में। द S फेज सेल टू इमीडिएट एंटर माइटोसिस, कह रहा है S फेज जो है वो हमारी
इमीडिएटली एंटर कर जाएगी एम फेज में, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि एस फेज का जो डीएनए था उसका फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा था, या फिर बोलें कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा था। तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर जाएगा फोर्थ जाएगा ए, बी और डी। अब ये एक चीज़ और समझ लो, एस हो, G1 हो या G2 हो, इन तीनों को अगर हम फ्यूज करा देंगे M के साथ में, तो जो G1 S G2 है ये भी किस में चले जाएंगे, M फेज में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। किस तरह से पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये आया था दिसंबर 2018 एग्जाम में CSIR के में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड व्हेन ए मैमेलियन सेल इन एस फेज इज फ्यूज्ड विद अनदर इन G2 फेज। कह रहा है कि जो नीचे रिजल्ट दिए गए हैं इसमें से क्या हो सकता है अगर हम एस फेज को फ्यूज करा दें G2 के साथ में। ठीक है, तो अभी हम पीछे डिस्कस कराएं, यहाँ पर भी देखते हैं फिर से। तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एस फेज प्रमोटिंग फैक्टर G2 फेज न्यूक्लियस विल एंटर इनटू एस फेज। कह रहा है कि G2 फेज का जो न्यूक्लियस है वो एस फेज में चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, इमेज देखिए, ये G2 है और ये S है। क्या बताओ ये दोनों एक जैसे हो गए? तो नहीं, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एस फेज न्यूक्लियस वुड इमीडिएट एंटर इनटू G2। कह रहा है कि एस फेज जो है न्यूक्लियस जो है वो G2 में एंटर कर जाएगा इमीडिएटली विदाउट कंप्लीटिंग द रिप्लीकेशन फेज। कह रहा बिना रिप्लीकेशन किए हुए एस वाला जो न्यूक्लियस है वो G2 में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे तो एंटर नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट में देखिए, बोथ द न्यूक्लियाई वुड फॉलो देयर करस्पॉन्डिंग सेल साइकिल विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो कह रहा है कि दोनों न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे को बिना इन्फ्लुएंस किए हुए अपने फिट कंप्लीट करते हैं। तो ये कंडीशन भी गलत है। इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, G2 फेज न्यूक्लियस स्टे इन G2, एस फेज न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूअस डीएनए रिप्लीकेशन। तो एस फेज का जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन कंप्लीट करेगा, वो G2 में आएगा, और फिर G2 वाली जब कंडीशन में दोनों आ जाएंगे फिर ये आगे बढ़ेंगे। अब इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहा है, G2 फेज न्यूक्लियर विल वेट यानी कि इंतजार करेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला था, G2 फेज न्यूक्लियस स्टे इन, रुका हुआ है या इंतजार कर रहा है, बात एक ही है। फॉर द एस फेज, किसका इंतजार कर रहा है, एस फेज न्यूक्लियस का, टू कंप्लीट द रिप्लीकेशन, कि वो अपना रिप्लीकेशन को क्या करे, कंप्लीट करे, एंड द बोथ न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली एंटर इनटू एस फेज। एस वाला जब G2 में आ जाएगा तो दोनों G2 जो है वो चले जाएंगे कौन सी फेज में, एम फेज में। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है, फोर्थ है। तो इस तरह से हमने देखिए सेल फ्यूजन कैसे हो रहा है एक्सपेरिमेंट, इसको हमने पूरा डिस्कस किया था। और CSIR के एग्जाम में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये हर बार ना बोलकर के हम बोलेंगे हर 2-3 एग्जाम में एक बार ये आता रहता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर S कंटेन ए पॉल सिग्नल, G2 ब्लॉक रीरिप्लीकेशन, M पॉल सिग्नल। तो ये कुछ सिग्नल्स के बारे में भी इसमें आपको नहीं जाना है, आपको केवल ये सेल साइकिल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट समझना था जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई भी परेशानी होती है या कोई भी पॉइंट जो है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर और डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो या फिर इसमें आपको कोई अपना सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप उसमें अपना जो भी सुझाव है वो आप दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे अगले किसी और टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।